हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। पता नहीं क्यों कल द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ, या फिर सिर्फ मुझे अपडेट नहीं हुआ, लेकिन मुझे मिला नहीं था कल द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरे ख्याल से गणेश चतुर्थी के नाते शायद कल पब्लिश ही नहीं हुआ होगा, नहीं तो फिर मिलता क्यों नहीं, अपडेट क्यों नहीं करते वो लोग। खैर जो भी रहा उसको वहीं छोड़ते हैं। आइए आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था कि जो शांति निकेतन है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थान बन गया है। लेकिन अब नवीनतम स्थान कौन सा बन गया है? तो अब 42वां भी शामिल हो चुका है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब ये कौन है? तो ये है होयसल मंदिर समूह। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थान कौन सा बन गया? ये बन गया है होयसल मंदिर समूह, और ये नवीनतम भी हो चुका है भारत का, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आइए जानते हैं यूनेस्को के बारे में। तो पहले देखते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम इसका है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। बात की जा रही है शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। जो यूनेस्को है ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप यूएनएसडीजी का सदस्य है। और ये जो इसके सदस्य हैं इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना। इसका मुख्यालय कहाँ पे यूनेस्को का? तो पेरिस में इसका मुख्यालय, फ्रांस में। उसके अलावा इसके 50 से भी अधिक क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इसके 193 सदस्य देश हैं और 11 संबद्ध सदस्य हैं, और यह सामान्य सम्मेलन एवं कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से नियंत्रित होता है। यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। कौन कौन से ये देश? तो कुक द्वीप हो गया, उसके अलावा नियाऊ हो गया, उसके अलावा फिलिस्तीन हो गया। यानी 3 ऐसे देश हैं जो यूनेस्को के सदस्य तो हैं लेकिन यूएन के सदस्य नहीं है। इसी तरीके से 3 ऐसे भी देश हैं जो यूएन के सदस्य हैं लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं है। ये कौन से देश हैं? तो जैसे इजराइल हो गया, लिechtenstein हो गया, उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। तो ये सब यूनेस्को के सदस्य नहीं जबकि यूएन के सदस्य हैं। बात करते हैं कि यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन कौन से। तो जैसे कि पहले इसमें है यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन और सूची, मानव व जीवमंडल कार्यक्रम मैप, इंटरनेशनल जियो साइंस एंड वर्ल्ड जियो पार्क प्रोग्राम, अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम, वैश्विक जल आकलन कार्यक्रम, इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम। ये सारे कार्यक्रम यूनेस्को के द्वारा चलाए जाते हैं। उसके अलावा यूनेस्को के द्वारा ये रिपोर्टें भी जारी की जाती हैं, जिससे यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट हो गया, मैक ब्राइड रिपोर्ट 1980 में इसको प्रकाशित किया था यूनेस्को ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे यूनेस्को के बारे में जिसको ध्यान में रखा जा सकता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनेस्को से जुड़ा हुआ कुछ डे है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। तो इसी तरीके से आप यहाँ से इंपॉर्टेंट डे देख सकते हैं जो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। अब इतने सारे डे हैं, अगर एक एक भी बोलने जाएंगे तो 10 मिनट तो इसी में लग जाएगा। तो इस वजह से आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा ये इमेज मैं अलग से भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अगर कोई अपडेट होती है, कोई बात होती है तो मैं वहाँ पे मैसेज कर सकता हूँ। यूट्यूब पे बार बार कौन आएगा यार वहाँ पे अपडेट करने के लिए। दोस्तों कल ये न्यूज लगातार चर्चा में बनी रही। आप फोटो में जिस आदमी को देख रहे हैं इसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। बेसिकली एक खालिस्तानी समर्थक व्यक्ति हैं। खालिस्तान क्या? तो भारत के ही एक हिस्से को काट करके खालिस्तान बनाने की मांग की जा रही है, यानी कि भारत का विभाजन करने की बात की जा रही है। और एक कनाडा में रहते थे भाई साहब, वही कनाडा जहां आधा से ज्यादा पंजाब बसता है। तो फिर हुआ क्या? जून 2023 में रहस्यमय तरीके से इनकी हत्या कर दी गई। अब यहाँ पे अभी तक इसकी जांच चल रही थी कि इनकी हत्या कैसे हुई, क्या मुद्दा था, क्या क्या चीजें हुई। जो कनाडा की खुफिया एजेंसी इसकी जांच कर रही थी, लेकिन अभी इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। इस जांच के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। उसके बाद भी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो संसद में जाकर के ये कह देते हैं कि इसमें भारत का हाथ है, और इस वजह से हम भारत के जो राजदूत हैं, जो राजनयिक हैं, उनको हम वापस भेजते हैं और भारत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरीके की हरकत अगर करता है तो। जबकि भारत ने इन सारी चीजों से मना कर दिया। भारत ने साफ तौर पर कहा, आधिकारिक तौर पर कहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं कि इसकी हत्या कैसे हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उसके बाद भी कनाडा के प्रधानमंत्री ने वही किया कि हमारे जो राजदूत थे उनको भगा दिया। उनसे ये कहा गया कि आप खाली कर दीजिए कनाडा और अपने देश चले जाइए। तो हम कहाँ चुप रहने वाले, हमने भी वही किया। 5 दिन का टाइम दिया कनाडा के राजदूत को कि चुप मार के भैया बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो, तुम्हारे प्रधानमंत्री ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आप एक देश के प्रधानमंत्री हो, इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कैसे कर सकते हो? मतलब अभी खुफिया एजेंसी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं, उसके बाद भी आप इस तरीके से बस पॉलिटिकली मोटिवेट होकर के इस तरीके का कदम उठा रहे हो। अब भारत के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, और वो भी तब जब भारत आधिकारिक तौर पर इस बात से मना कर रहा है। तो इसको लेकर के पूरा दिन ये विवाद चलता रहा।
तो अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और है। आपने वो डायलॉग सुना है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, कुछ ऐसा ही मुद्दा है भाई। यहाँ पे मुद्दा हुआ है कनाडा और इंडिया के बीच, लेकिन डीप कॉन्सर्न दिखा रहा है यूएसए, यानी यूएसए को चिंता हो गई, कह रहा है कि ये बहुत चिंता का विषय है। और भैया जो तुम किए थे वो क्या था? अफगानिस्तान में इतने लंबे समय तक सेना रखे थे, वो चिंता का विषय नहीं था। मतलब अगर एक पल के लिए इंडिया का हाथ होता भी, तो भी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुद्दा है कनाडा का और इंडिया का, तुम कौन होते हो बीच में टपकने वाले? तुमने क्या किया था? तुम्हारे देश पे एक आक्रमण हुआ तो तुम तो चले गए पूरा अफगानिस्तान में इतने लंबे समय तक, अपने सेना को वहां पे रखे। वो भी तुम्हारी सेना जो अपने देश को छोड़ करके कहीं और देश में वो परेशान है, किस हालत में नहीं है, उसकी तुम्हें फिक्र नहीं है। और अगर यहाँ पे इंडिया ने अपने देश को अलग करने वाले किसी एक व्यक्ति को मार भी दिया एक पल के लिए, जो कि आधिकारिक तौर पर इंडिया ने मना किया है, पर अगर मार भी दिया होता तो तुम कौन होते भाई डिप कॉन्सन दिखाने वाले? तुमने क्या किया? तुमने क्या एग्जाम्पल सेट किया? तुम तो अपनी पूरी सेना लेकर के घुस गए थे, कम से कम हमने सेना तो डिप्लॉय नहीं की ना वहां पे। तो भैया ऐसे ऐसे तो देश हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना बैठा है, मुद्दा कनाडा और इंडिया का है, और यहाँ पे डीप कॉन्सन हो रहा है यूएसए को। और ये जो भाई साहब हैं, ये भी कोई आम व्यक्ति नहीं है। मतलब इनका आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना, तो ये बहुत महान व्यक्ति हैं जुर्म की दुनिया में। इनका संबंध आईएसआई से भी है। और ये कनाडा सरकार ने खुद इसको 3 बार मना किया था नागरिकता देने से, क्योंकि ये पहली बात तो इसका पूरा नाम है हरदीप सिंह निज्जर, लेकिन ये बन के गया था रवि कुमार। ये कनाडा में पहले रवि सिंह बन के घुसता है, उसके बाद कहता है कि हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है इंडिया में, हमें नागरिकता दे दी जाए, हमें बचा लिया जाए। उसके बाद फिर ऐसे ही पैतरे अपनाता है। तो 3 बार तो कनाडा की सरकार खुद इसको मना कर दी थी कि हम नागरिकता नहीं दे पाएंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद फिर इसने क्या किया? तो वही जो मैक्सिमम भारतीय करते हैं विदेशों में बसने के लिए। हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं कि कनाडा की एक औरत से शादी कर ली इसने। अब जब शादी कर ली तो वहाँ पे मजबूरी हो गई कि इसको नागरिकता देनी ही पड़ी। तो ये सारे मुद्दे थे। अब यहाँ से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बारे में, जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं उसके बारे में जानते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर हम राजनीतिक संबंधों की बात करें, बात की जा रही है कि भारत और कनाडा की संसदीय संरचना और प्रक्रिया कई मामलों में समान है। अक्टूबर 2019 में हुए आम चुनाव के बाद हाउस ऑफ कॉमन के सांसद राज सैनी को कनाडा भारत संसदीय संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में कनाडा का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग द्वारा किया जाता है, जिसको भगाने की बात की जा रही है। कनाडा में भारत का प्रतिनिधित्व ओटावा में एक उच्चायोग द्वारा और टोरंटो तथा वैंकूवर में वाणिज्य दूतावासों द्वारा किया जाता है। 2020 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना था? तो 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और भारत वर्ष 2021 में कनाडा का 14वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार और कुल मिलाकर के 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। कनाडा की 400 से भी अधिक कंपनियां जो भारत में काम करती हैं, तथा 1000 से अधिक कंपनियां सक्रिय रूप से भारतीय बाजार में कारोबार कर रही हैं। और वहीं कनाडा में भारतीय कंपनियां किन किन क्षेत्रों में काम करती हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इस्पात हो गया, प्राकृतिक संसाधन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। कनाडा को होने वाले भारत के निर्यात में फार्मा, लौह एवं इस्पात, रसायन, रत्न एवं गहने, परमाणु रिएक्टर तथा बॉयलर शामिल हैं। कनाडा के पास अगर आप बात की जाए तो इसके पास यूरेनियम है, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, खनिज और जल विद्युत, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा में उन्नत प्रौद्योगिकियों के दुनिया के सबसे बड़े संसाधन हैं। तो इस वजह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इतना भी महत्वपूर्ण नहीं हो कि अगर भारत की एकता और अखंडता पर आंच आती है तो फिर हम आपसे रिश्ते बनाए रखेंगे, हम अपनी एकता और अखंडता को साइड कर देंगे, उठा के फेंक देंगे, चाहे कनाडा हुआ चाहे उससे हुआ। अगला क्षेत्र है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र। तो इसमें प्राथमिक फोकस औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और नए बौद्धिक संपदा प्रक्रियाओं, प्रोटोटाइप या उत्पादों के विकास पर रहा है। आईसी इम्पैक्ट्स कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, बायोटेक और अपशिष्ट प्रबंधन में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को लागू करता है। आईसी इम्पैक्ट्स का पूरा नाम इंडिया कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप्स टू एक्सीलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। पहला और एकमात्र कनाडा इंडिया रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये। पृथ्वी विज्ञान विभाग और ध्रुवीय कनाडा ने शीत जलवायु आर्कटिक के बारे में बात की जा रही है कि अध्ययन पर ज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आदान प्रदान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम देखें तो इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने बाह्य अंतरिक्ष की खोज एवं उपयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंटिक्स की सहायता से कनाडा के कई नैनो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। इसरो ने वर्ष 2018 में लॉन्च किए गए अपने 100वें सैटेलाइट पीएसएलवी में श्रीहरिकोटा से कनाडा का पहला एलईओ लियो, ये क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट की बात की जा रही है, सैटेलाइट भी लॉन्च किया। उसके अलावा अगर हम देखें रक्षा क्षेत्र के बारे में, तो भारत और कनाडा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेष करके आप देखेंगे यूएन हो गया, उसके अलावा राष्ट्रमंडल हो गया, कॉमनवेल्थ, उसके अलावा G20 हो गया, इन सारे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। वर्ष 2015 में डीआरडीओ और कनाडा की रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद के बीच सहयोग पर एक
आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2018 में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत और कनाडा के बीच सहयोग की रूपरेखा के साथ सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाया गया। विशेष रूप से काउंटर टेररिज्म पर संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से आतंकवाद के मुद्दों पर पर्याप्त भागीदारी रही। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए 2018 में ये समझौता हुआ है आतंकवाद को लेकर के, और अगर जून 2023 में यहाँ पे हत्या कर दी जा रही है किसी आतंकवादी की, तो कनाडा को मिर्ची लग जा रही है। भाई क्या मुद्दा क्या चल रहा है? आप 2018 में समझौता कर रहे हो कि आतंकवाद खत्म करेंगे, हम आतंकवाद से निपटेंगे, और अगर एक आतंकवादी को आपके यहाँ मार के गिरा दिया जाता है तो आप उसको लेकर के भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, जबकि आपके पास कोई डेटा भी नहीं है। ये तो हो गया इंडिया और कनाडा का बायलैटरल रिलेशन, यानी कि द्विपक्षीय संबंध। अब हम जानते हैं कनाडा की हिंद प्रशांत रणनीति के बारे में। तो कनाडा ने 4 क्षेत्रों चीन, भारत, उत्तरी प्रशांत जिसमें जापान और कोरिया आते हैं, और आसियान पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई हिंद प्रशांत रणनीति जारी की है। अब ये क्यों जारी कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो जो कनाडा में रहने वाले लोग हैं ना, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्रों से आती है। जैसे बात की जा रही है कि इसमें 5 में से 1 कनाडियाई इस क्षेत्र से आते हैं जिसका पारिवारिक संबंध हिंद प्रशांत क्षेत्र से हो। और फिर जो कनाडा में पढ़ने के लिए आए, इसमें से 60% अंतर्राष्ट्रीय छात्र हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित हैं। लोकतंत्र और बहुलवाद की भारत की साझी विरासत के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए मानवाधिकारों एवं कानूनों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए चीन के खतरों के संबंध में यह रणनीति महत्वपूर्ण है। हालांकि कनाडा अपने मुख्य निर्यात गंतव्य के रूप में चीन पर निर्भरता को भी स्वीकार करता है और जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चीन के साथ सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार करता है। अब चीन इस समय ऐसी स्थिति में है ना कि बहुत सारे देश, यहाँ तक कि यूएसए भी इसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कच्चे माल के क्षेत्र में। अब ऐसे चीन ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है, इंडिया खुद हो गया, तो इसी तरीके से कनाडा भी है जो इसके ऊपर निर्भर करता है। तो इस बात को कनाडा एक्सेप्ट करता है कि हम चीन के ऊपर आयात पर निर्भर करते हैं, कि हमें चीन से आयात करना पड़ता है। इस वजह से ये चीन के साथ में मिलकर काम करने की बात कर रहा है। जलवायु का क्षेत्र हो गया, जलवायु परिवर्तन का तथा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चीन के साथ मिलकर के कनाडा बात करने की बात कर रहा है। वित्त पोषण के बारे में अगर हम बात करें हिंद प्रशांत रणनीति के तहत, तो कनाडा की रणनीति में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सैन्य उपस्थिति में वृद्धि और क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासों में विस्तारित भागीदारी सहित 5 वर्षों में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्त पोषण प्रतिबद्धता शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शांति, सुनम्यता और सुरक्षा को बढ़ावा देना, व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला के सुनम्यता का विस्तार करना, लोगों में निवेश करना और उन्हें एकजुट करना, एक अस्थायी और हरित भविष्य का निर्माण करना, हिंद प्रशांत के लिए एक सक्रिय भागीदार बनाना। ये सारे इसके उद्देश्य है हिंद प्रशांत रणनीति के, जो कनाडा की है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आप कहीं लिखने के लिए आता है इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बारे में, तो आई डोंट थिंक कि आपके पास इतना कंटेंट है कि आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट आपके पास, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगर हम कनाडा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें, तो पहले आप कनाडा का मैप देखिए। ये रहा आपका कनाडा, कनाडा जिसको कनाडा बोलते हैं पंजाबी लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ इसके पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है, ये ग्रीनलैंड हो गया, और यहाँ पे आप अटलांटिक ओशियन को देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सिटी दिख रही है, इसका नाम है मॉन्ट्रियल। कुछ याद आया मॉन्ट्रियल से? हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ है। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए क्षेत्र अलास्का वाला, ये यूएसए के कंट्रोल में आता है, तो इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे यूएसए तो यहीं तक खत्म हो जाता है, फिर कनाडा शुरू होता है, तो अलास्का यहाँ पे है, ये यूएसए का ही क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। बात करिए अगर कनाडा के बारे में, तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लगभग 2/5 हिस्से पर नियंत्रण है। कनाडा में संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है। अब इसका क्या मतलब है संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र का? देखिए, इसका सीधा सा वही मतलब है जो ब्रिटिश में चलता है। यानी कहने के लिए प्रमुख कौन है? कहने के लिए यहाँ पे प्रमुख राजा रानी होते हैं, क्राउन होता है। तो इसी तरीके से जो कनाडा है, यहाँ पे भी कहने के लिए प्रमुख कौन है? तो कहने के लिए इसका प्रमुख वही जो क्राउन है वो होगा, लेकिन वास्तव में प्रमुख कौन है? तो वास्तव में प्रमुख वही है संसद, इनकी जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वास्तव में वही प्रमुख है, यही सारे फैसले लेते हैं। बस ये प्रतीकात्मक रूप में इनको रखा गया क्राउन को, कि हाँ ये है, चलो चली आ रही है परंपरा, तो ऐसे चली आ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा को मुख्य रूप से 49वें पैरेलल नॉर्थ द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि यूएसए और कनाडा को अलग करने वाला कौन सा पैरेलल है, तो 49 डिग्री है। इसको ध्यान में रखेंगे, कई बार वनडे टाइप के एग्जाम में पूछ लिया जाता है या वन लाइनर में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कनाडा में ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, विनिपेग झील और यूएसए सीमा पर 5 महान झीलों सहित कई झीलें हैं, जैसे सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ह्यूरन हो गया, एरी हो गया और ऑन्टोरियो हो गया। तो ये सारे मुद्दे थे। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। अगर आपको कहीं भी लगता है कि समझ नहीं आया या कोई कमी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरी तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ पे ये कमी रह गई थी, इसमें सुधार किया जा सकता है। अगर आपको लगता है आवाज़ स्लो आ रही है या कंटेंट में कुछ कमी है या समझाने में कोई कमी है, कुछ भी आपको लगता है,
कि सुधार करने की आवश्यकता है तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स इसीलिए ओपन रखा गया है ताकि आप लोग वहाँ पे सुझाव दे सकें, शिकायत कर सकें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे बता सकें। और अगर आपको लगता है कोई ऐसी बात कहनी है जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं कह सकते हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे आप कर सकते हैं मेल। देखिए, इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि मुद्रास्फीति को आम भाषा में महंगाई कहते हैं। इसको रोकने के लिए सरकार जो निर्यात है उस पर प्रतिबंध लगा रही है, उसके अलावा निर्यात शुल्क लगा रही है। तो क्या ये काम कर रहे हैं वास्तव में? इस आर्टिकल में यही हम जानने वाले हैं। उसके अलावा हम इसमें ये भी जानेंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसका प्रभाव किस पर क्या पड़ता है। यानी कि हम इस आर्टिकल में मुद्रास्फीति के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति नाम का जो टॉपिक है वो आपका कवर हो जाएगा इसी आर्टिकल में। मुद्रास्फीति जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो इसी तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो उसको आपको दोबारा से वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप चाहे किताब उठाइए चाहे नहीं उठाइए, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से हल कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि जो लेख लिखा गया है, जो आर्टिकल है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसमें क्या बताया गया है। तो बात की जा रही है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद द्वारा जारी एक नीति। संक्षिप्त में कहा गया है कि मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम, जैसे कि गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध और निर्यात शुल्क में वृद्धि, एक अच्छी रणनीति नहीं मानी जा सकती है। उसके अलावा इसने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक तर्कसंगत व्यापार नीति का तर्क दिया, जो उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को ध्यान में रखे। अब यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं। ये डेटा चाहे हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे ना पूछे, लेकिन आंसर राइटिंग में हमारे काम आ सकते हैं। उसके अलावा खास करके जो इंटरव्यू होता है ना, ये चीज वहां पे बहुत ज्यादा काम आती है। कैसे? देखिए, कई बार क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपको क्या लगता है भारत सरकार जो निर्यात पे प्रतिबंध लगा रही है उससे कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे इस डेटा का सहारा लेकर के अपनी बात रख सकते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा जो आंसर राइटिंग है वहां तो इंपॉर्टेंट रहता है ये डेटा। बात की जा रही है कि अगस्त 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ करके 6.83% हो गई, जो कि 6% की सीमा से अधिक है। देखिए, इंडिया में क्या चलता है कि 4+-2 करके यहाँ पे मुद्रास्फीति रखनी है। इसका ये मतलब है कि मुद्रास्फीति जो है, महंगाई की दर जो है, वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 2 होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो 6 होनी चाहिए। लेकिन अगस्त 2023 में ये क्या होगा? तो 6.83% हो गई, जो कि आप देख सकते हैं कि 6% से ज्यादा है, यानी कि इसका उल्लंघन हो चुका है। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। और भारत में जो मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, इसमें खाद्य और पेय पदार्थों का भार 57% है, और खाद्य मुद्रास्फीति 9.94% थी। उस क्षेत्र में तेजी से खुदरा मुद्रास्फीति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। अब जब मुद्रास्फीति बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार इसको रोकेगी, महंगाई बढ़ने लगेगी तो जाहिर सी बात है कि एक लिमिट के बाद सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा। अन्यथा आप सभी को पता है कि महंगाई इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिर भगदड़ वाली स्थिति मच जाएगी। तो वही कहा जा रहा है कि सरकार ने इसके लिए हस्तक्षेप किया और क्या कदम उठाए। तो मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। इसी तरीके से सितंबर 2022 में टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी गई। इसी तरीके से जून 2023 में सरकार ने स्टॉकिंग सीमा लागू कर दी। अब स्टॉकिंग सीमा से क्या मतलब है? देखिए, बहुत सारे जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, तो छोटे व्यापारियों से अनाज खरीद लेते हैं, उसके बाद इसको अपने भंडार में रखे रहते हैं। आप लोगों ने भी चीज नोटिस की, कई बार मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं ना कि गोदाम में रखा है, मंगवा देते हैं, आप 2 मिनट टाइम दीजिए या चलिए गोदाम से ही ले लीजिए। तो ये लोग गोदाम में इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो मार्केट में सामान ही अवेलेबल नहीं रहेगा। अब जब मार्केट में सामान अवेलेबल नहीं रहेगा और उसकी मांग ज्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये महंगाई ना बढ़े इसलिए स्टॉकिंग सीमा लगा देगी, यानी कि एक लिमिट से ज्यादा आप भंडारण करके नहीं रख सकते हो। एक लिमिट से ज्यादा अगर आप भंडारण करके रखते हैं तो उसको गैर कानूनी माना जाएगा, उसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यही बात यहाँ पे की जा रही है। 2023 में गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद जो उबले चावल होते हैं इस पर 20% का निर्यात शुल्क लगा दिया गया। इसी तरीके से अगस्त 2023 में बासमती चावल के लिए $1200 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया था। साथ ही प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया गया था। पिछले 2 वर्षों में गर्मी के कारण गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ा है। पिछले 2 चक्रों में गेहूं की सरकारी खरीद भी कम रही है। अगस्त में गेहूं की महंगाई दर 9.22% थी। संक्षेप में तर्क दिया गया है कि इस सब ने सरकार को मई 2022 में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया। अब जब यहाँ पे गेहूं की उत्पादन कम होगी, उसके अलावा इसकी खरीद भी कम होगी। जब उत्पादन कम होगी तो जाहिर सी बात है कि अवेलेबिलिटी कम होगी, उपलब्धता कम होगी, और जब उपलब्धता कम होगी तो मार्केट में भी कम ही आएगा। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, और अगर जो मान लीजिए कम है और इसको निर्यात भी कर दिया तो और कम बचेगा ना, तो सरकार ने कहा कि निर्यात नहीं करना है, पहले हम अपने देशवासियों का पेट भरेंगे, उसके बाद निर्यात के बारे में सोचेंगे। और इसकी कमी होने के नाते पहले से गेहूं की महंगाई दर जो थी वो 9.22% बढ़ गई थी। तो और महंगाई ना बढ़ सके इसलिए सरकार ने इस पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया था। अब सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया तो सरकार ने प्रतिबंध इसलिए लगाया था कि मुद्रास्फीति कम हो सके, लेकिन अचानक से यहाँ पे प्रतिबंध लगाने की वजह से मुद्रास्फीति और बढ़ गई। जो अभी तक 9.22% थी वो बढ़ करके अगस्त 2022 में गेहूं की मुद्रास्फीति 15.7% हो गई।
जब भारत सरकार ने गेहूं के आटे या आटा उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया तब मुद्रास्फीति बढ़कर के 15.7% हो गई, जो कि 9.22% थी अभी तक। उसके अलावा बात करें कि फसल के मौसम से ठीक पहले फरवरी 2023 में गेहूं की मुद्रास्फीति बढ़ करके 25.4% हो गई। आप देख रहे हैं कि कितना तेज इसकी मुद्रास्फीति बढ़ रही थी। इसके बाद सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना के तहत बहुत सस्ती कीमतों पर गेहूं की बिक्री की और गेहूं स्टॉकिंग सीमा की घोषणा की। हालांकि इन उपायों से मुद्रास्फीति में कमी आई है। रिपोर्ट का तर्क है कि ऐसे उपायों का खामियाजा भुगतने वाले किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना होगा। बात की जा रही है कि रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि गैर बासमती निर्यात जो वित्त वर्ष 2020 में 1.38 एमएमटी था, एमएमटी क्या है, मिलियन मीट्रिक टन, ये बढ़ करके 2023 में कितना हो गया तो 6.40 एमएमटी, 363% की इसमें वृद्धि देखी गई। उसके अलावा बात की जा रही है कि वर्ष 2023 में गैर बासमती चावल का प्रति टन निर्यात मूल्य $344 था, जो चावल के लिए भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम है। अगला बिंदु है, इससे संकेत मिलता है कि मिलर्स सीधे किसानों से चावल खरीद रहे हैं या विस्तारित, यहाँ पे बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त चावल कार्यक्रम से संभावित वितरण रिसाव के कारण चावल की आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है। अगला बिंदु कि पिछले 3 वर्षों के भीतर चावल और गेहूं के उठाव में वृद्धि के साथ साथ उसी समय अवधि में भारत से अनाज निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाते हैं। जुलाई 2023 में जब चावल की मुद्रास्फीति 13% थी, सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी मुद्रास्फीति 12.5% पर बनी रही, यानी कि 13% थी और कितनी बनी तो 12.5% बनी रही, यानी कि जो निर्यात प्रतिबंध लगाया था वो सक्सेस नहीं रहा, वो उतना सफल नहीं रहा। अगला बिंदु की रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्यात शुल्क लगाने और धीरे धीरे इसके प्रभाव को बढ़ाने के बजाय सरकार ने प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया, जिससे अमेरिकी में अफ्रीकी और भारतीय प्रवासियों में घबराहट पैदा हो गई है। यानी कि यहाँ पे निर्यात शुल्क लगाने के बजाय भारत सरकार ने क्या किया तो प्रतिबंध लगा दिया कि निर्यात होगा ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो, जो भारतीय प्रवासी रहते हैं अमेरिका में, उसके अलावा जो अफ्रीकी प्रवासी जहाँ पे हम लोग चावल भेजते हैं, तो इन लोग को दिक्कत हो गई। इन लोग को ये लग रहा है यार हम लोग कैसे खाएंगे जिएंगे, वो सारी समस्या निकल के आ रही है। अब जितनी सारी चीजें हमने पढ़ी वो इन सारे चार्ट में दी गई हैं, तो अगर कोई देखना चाहता है यहाँ से देख सकता है कि क्या बात की जा रही थी। सारी चीजें जो हमने लिखी है यहाँ पे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको चार्ट में मिल जाएंगी, तो अगर कोई देखना चाहता है यहाँ से देख सकता है। अगर हम बात करें मुद्रास्फीति की, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, महंगाई किसे कहते हैं, तो बात करें जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है और यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी अगर पहले कोई वस्तु 100 रुपए की मिलती थी, अब वही वस्तु हमें 150 रुपए की मिल रही है, तो जो 50 रुपए बढ़ा है इसी को मुद्रास्फीति कहा जाएगा। इसी वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है, महंगाई कहा जाता है इसी को। और भारत में मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्य सूचकों के आधार पर की जाती है। कौन कौन सा, तो थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। अगर किसी अर्थव्यवस्था में 2 से 3% की मुद्रास्फीति है ना, तो इसको अच्छा माना जाता है। उसके पीछे की वजह ये होती है कि जब मुद्रास्फीति थोड़ी सी बनी रहती है तो मांग यानी कि बनी हुई है मार्केट में और मार्केट जो है वो भाग रही है आगे। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखिए मंदी आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट धीमी पड़ गई। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए 2 से 3% की मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर यही मुद्रास्फीति अधिक हो जाए, 10% से ज्यादा हो जाए, तो फिर समझ लीजिए कि देश जो है खस्ता हालत होने वाली है, उसकी श्रीलंका की कैटेगरी पे निकलने वाला है, पाकिस्तान जैसी हालत होने वाली है। मुद्रास्फीति मुख्यतः 2 कारणों से होती है। कौन कौन से कारण, तो इसमें पहला होता है मांग जनित कारण। मांग जनित कारण क्या होता है, और दूसरा होता है लागत जनित कारण। तो इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। मांग जनित कारण कैसे है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है ए नाम की, पहले इसकी मांग 100 पीस थी एक दिन में, अब इसकी मांग एक दिन में 200 पीस हो गई। तो अब सोचिए मांग बढ़ गई है और इसका उत्पादन अभी भी इतना ही किया जा रहा है, 100 का ही उत्पादन किया जा रहा है और यहाँ पे 200 पीस चाहिए एक दिन में, तो जाहिर सी बात है कि दाम बढ़ा के लगेगा। इसको और आसान भाषा में समझिए तो जैसे मान लीजिए टमाटर था ना, 1 किलो टमाटर का दाम मान लीजिए 40 रुपए है, लेकिन अब पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही ठेला है और उसके पास सिर्फ 1 ही किलो टमाटर है और यहाँ पे खरीदने वाले 10 लोग हैं, सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बहुत जरूरत है। तो यही जो 40 रुपए किलो था अब ये 400 रुपए किलो, 4000 रुपए किलो हो जाएगा। तो वही बात कह रहे हैं कि मांग जनित कारण की वजह से मुद्रास्फीति हो सकती है। दूसरा लागत जनित कारक। अब ये लागत जनित कारक क्या होते हैं, तो बात की जा रही है कि अगर उत्पादन के कारकों जैसे भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, कच्चा माल हो गया, इनकी लागत में वृद्धि होती है और इससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, तो वह लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। जैसे आप मान लीजिए लेबर जो है वो पहले 500 रुपए एक दिन का चार्ज लेते थे कि हम 500 रुपए पर डे का चार्ज लेंगे, काम करेंगे। अब क्या हो रहा है, आप लेबर कह रहे हैं कि हम 700 रुपए पर डे का काम करेंगे, तो यहाँ पे 200 रुपए महंगाई हो गई। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि 1 टन कोई मोरंग बालू मंगवाता है तो वो पहले मान लीजिए 1000 रुपए का मिलता था, अब इसकी जो लागत है 1 टन मोरंग बालू की, ये 1000 की जगह 2000 हो गई, तो 1000 रुपए मुद्रास्फीति हो गई। वही बात यहाँ पे की जा रही है कि लागत जनित, यानी कि जो कीमत में प्रभाव डालता है
जो वस्तुओं की लागत बढ़ा देता है, जो वस्तुओं की लागत में लगती है, उसके बारे में बात की जा रही है। अगर हम बात करें मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में, तो ये कई प्रकार की होती है। जैसे इसमें पहला बताया कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति या मंद मुद्रास्फीति। तो जब मुद्रास्फीति की दर 3% या इससे कम होती है तो इसी को रेंगती हुई मुद्रास्फीति या मंद मुद्रास्फीति कहा जाता है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसकी वजह से मांग बनी रहती है। अगला है चलती मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये कब होता है? तो जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% के बीच में बनी रहती है तो इसी को चलती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अच्छा माना गया, लेकिन दीर्घ अवस्था के लिए अच्छा नहीं माना गया। यानी थोड़े समय के लिए अगर रहता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर लंबे समय तक रहता है तो ठीक बात नहीं मानी जाती, क्योंकि फिर ये नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला होता है। अगला है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति यानी कि रनिंग इन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% के बीच में होती है तो इसी को दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है, और ये स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पे अगर नियंत्रण खो दिया, अगर यहाँ पे नियंत्रित नहीं कर पाए तो फिर देश दिवालिया हो जाएगा, देश जो है पाकिस्तान और श्रीलंका बन जाएगा। तो यहाँ पे सरकार को निर्णय लेने की बहुत जल्दी आवश्यकता होती है कि जल्दी से जल्दी इसको रोकने के लिए क्या से क्या किया जाए। राजकोषीय नियंत्रण हो गया, उसके बाद जो भी करके इसको मुद्रास्फीति को रोकना ही सरकार का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, अन्यथा फिर वही श्रीलंका और पाकिस्तान बन जाएगा देश। अगला है कूदती हुई मुद्रास्फीति। जब 20% से भी अधिक मुद्रास्फीति हो जाती है तो इसी को कूदती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है, और फिर ये वही है, श्रीलंका है, क्योंकि यहाँ पे फिर कंट्रोल में आता नहीं है जल्दी, बहुत दिक्कतें हो जाती है, फिर देश दिवालिया होने की कंडीशन में बन जाता है। अगला है अति मुद्रास्फीति। ये कब होता है? तो जब 3 अंकों से भी अधिक की दर से बढ़ने लगता है, यानी अगर 100% या इससे भी ज्यादा ले जाकर के हो जाए यहाँ पे मुद्रास्फीति, तो इसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हालत बचेगी, देश बचेगा भी कि नहीं, ऐसी स्थिति बन जाएगी। और ऐसा नहीं कि एक संकल्पना है, ये चीज हो भी चुकी है, और जो हो चुकी है उसी को यहाँ पे लिखा गया। जैसे आप देखिए 1920 के दशक में जर्मनी तथा 2000 के दशक में जिम्बाब्वे में अति मुद्रास्फीति की स्थिति देखी गई। ध्यातव्य कि 2016-17 के दौरान वेनेजुएला में अति मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो यहाँ पे 3 देश आपके सामने है, जर्मनी होगा, वेनेजुएला होगा, उसके अलावा जिम्बाब्वे होगा, जहाँ पे स्थिति बन चुकी है। तक मुद्रास्फीति के जो प्रकार हमने पढ़े हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन ये जो अब चलने वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है कोर स्फीति, कोर इन्फ्लेशन। इसकी अवधारणा 1981 में एक्सटेन ने दी थी। इसके अनुसार मुद्रास्फीति के मापन के 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला अस्थायी मुद्रास्फीति और दूसरा है अस्थायी मुद्रास्फीति। अस्थायी मुद्रास्फीति कब होती है? तो जब जैसे जनसंख्या वृद्धि हो गई, औद्योगिकरण हो गया, नगरीकरण हो गया, इन सारे कारणों की वजह से होती है। जैसे देखिए जब जनसंख्या बढ़ गई तो ऐसा तो नहीं कि आज जनसंख्या बढ़ी तुरंत कल कम हो जाएगी, ये लंबे समय तक बनी रहेगी, इसलिए इसको अस्थायी मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने की वजह से सामान की जो मांग है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और अगर उत्पादन वही रहता है तो जाहिर सी बात है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो जनसंख्या एक दिन में कम होने वाली चीज तो है नहीं, तो ये लंबे समय तक चलता है प्रोसेस, इसलिए इसको अस्थायी मुद्रास्फीति के अंतर्गत रखा जाता है। और दूसरा होता है अस्थायी मुद्रास्फीति। ये क्या होता है? तो जैसे आप मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, इसके अलावा युद्ध हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए तो होते नहीं है। जब तक कि प्राकृतिक आपदा है, जब तक ये घटना है, तभी तक वस्तुओं के दाम बढ़े रहते हैं। जैसे ही चीजें नॉर्मल होती हैं वैसे ही दाम घटने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इसको अस्थायी मुद्रास्फीति कहा जाता है। रिजर्व बैंक गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति को कोर स्फीति के रूप में लेता है। कोर स्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को सम्मिलित नहीं किया जाता। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि शामिल किया जाता है नहीं शामिल किया जाता, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यूपीएससी बहुत सिंपल सा गेम खेलता है, वही लिख देगा कि कोर स्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को सम्मिलित किया जाता है, जबकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं किया जाता है। और हम ये नहीं देखेंगे कि नहीं किया जाता है, पूछा कि किया जाता है, पूछा, उसी तरीके से हम टिक कर देंगे और आंसर हमारा गलत हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पे ध्यान रखें कि नहीं किया जाता है। दरअसल मुद्रास्फीति की अस्थायी दर को मुद्रास्फीति की प्रमुख दर कहा जाता है। प्रायः सरकार एवं केंद्रीय बैंक की नीतियां इसी प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की होती हैं। अब सिंपल सी बात है ना कि जो अस्थायी रूप से उसी को नियंत्रित करेंगे। अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, इसकी वजह से जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है उसको तो नियंत्रित कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, वो कुछ समय तक है, 1 महीना 2 महीने तक। फिर जैसी चीजें नॉर्मल होती है वो चीजें हट जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो अस्थायी रूप से चलने वाला है उसी पे हम टारगेट करेंगे। जो अस्थायी मुद्रास्फीति है उसी को कम करने की बात की जा रही है कि सरकार और केंद्रीय बैंक जो थे, हमारे यहाँ का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे यहाँ के केंद्रीय बैंक है। तो ये दोनों मिल करके जो अस्थायी मुद्रास्फीति है इसी को रोकने की कोशिश करते हैं। अगला है हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ये किसके बेस पर जारी होता है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर इसको जारी किया जाता है, यानी कि WPI के बेस पर इसको जारी किया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा ये कि इसको मासिक आधार पर जारी किया जाता है। उसके अलावा इसमें खाद्य पदार्थों व ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जबकि आपने यहाँ पे देखा कोर मुद्रास्फीति में इसको शामिल नहीं किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ हैं और जो ईंधन इनको शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन हेडलाइन मुद्रास्फीति में इनको शामिल किया जाता है।
भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 से औपचारिक रूप से मुद्रास्फीति को लक्षित करने की नीति अपनाई जा रही है। इसके अंतर्गत सीपीआई क्या है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसको हिंदी में कहते हैं, इसी को हेडलाइन स्फीति माना गया तथा रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक एवं साख नीतियां इसे ही लक्षित करता है। यानी जो टारगेट रहता है वो भारत सरकार और आरबीआई का, वो किसको टारगेट करते हैं, इसी को टारगेट करते हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति को। और किसके बेस पे, तो सीपीआई संयुक्त के बेस पे। अगला है आयातित मुद्रास्फीति। तो ये तो एकदम नाम से क्लियर हो रहा होगा कि आयातित मुद्रास्फीति क्या है। जाहिर सी बात है कि जब बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो उसी को आयातित मुद्रास्फीति या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर हो रहा होगा। अगला है छिपी हुई मुद्रास्फीति। अब देखिए छिपी मुद्रास्फीति का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये कि पैसा तो आपका उतना लगे, पैसा ज्यादा नहीं लगे, लेकिन या तो उसकी मात्रा कम कर देंगे सामान की, या तो उसकी क्वालिटी कम कर देंगे, या तो उसका आकार कम कर देंगे। तो इसी को छुपी हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पहले आपको 100 रुपए में इतना बड़ा सामान कोई मिल रहा था, अब क्या करेंगे, 100 रुपए का ही सामान देगा, उसमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसको इतना बड़ा कर देंगे। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पार्ले बिस्किट। पार्ले बिस्किट को आप देखिए शुरू से ही 5 रुपए में आ रहा है, 2 रुपए में आ रहा है इसका, लेकिन जो इसके अंदर का पैकेट के अंदर जो बिस्किट रहती है उसकी संख्या कम करते जा रहे हैं लगातार। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैसा तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो उसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी में कमी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे उसके आकार हो गया, उसकी मात्रा उसमें कमी कर देंगे, जिससे लोगों को लगे यार पैसा तो उतना ही लग रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में तो इसी को छुपी हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति केवल आपूर्ति पर मांग के अधिक के कारण ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में सरकार की मौद्रिक नीतियों के कारण भी बनी रहती है। अधिक लचीली मौद्रिक नीतियों के तहत यदि कोई देश अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करता है या ब्याज दरों को दीर्घ अवधि तक कम रखता है, तो इस कारण मुद्रा की प्रत्येक इकाई का मूल्य बढ़ी हुई मांग की तुलना में गिर जाता है। इसी अवस्था को संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितनी आवश्यकता उससे बहुत मात्रा में नोट छाप दी गई है। यानी आवश्यकता में 1000 नोटों की है और यहाँ पे 10,000 नोटें छाप दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी मुद्रास्फीति हो जाएगी, महंगा हो जाएगी, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। जो सामान 1 रुपए का मिलता था वो सामान 10 रुपए का मिलेगा, तो महंगाई तो हो ही गई। वही बात यहाँ पे क्लियर। उसके अलावा जो ब्याज दर है, जो लोन हम लेते हैं उस ब्याज दर पे अगर लगातार उसको निम्न रखते हैं तो इसकी वजह से भी महंगाई बढ़ जाती है। तो इसी को संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहा जाता है। बात करें कि मुद्रास्फीति के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा किया गया था तथा पॉल स्ट्रीटन ने इसमें और अधिक योगदान दिया। इस सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था की संरचना में होने वाले असंतुलन स्फीति के कारक होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख असंतुलनकारी तत्व हैं जैसे कि खाद्य की कमी, वस्तुओं की आपूर्ति में कमी, विदेशी विनिमय अवरोध, सामाजिक राजनीतिक प्रतिबंध, संसाधन असंतुलन तथा अवस्थापनात्मक अवरोध इत्यादि। अब हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति के प्रभाव किस किस वर्ग पे कैसे कैसे पड़ते हैं। तो पहला इसमें बताया कि निवेशकर्ताओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बात करें कि निवेशकर्ता जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहले वो होते हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं और दूसरे होते हैं जो संयुक्त कंपनियों में निवेश करते हैं। तो जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं इनको फिक्स पैसा मिलता है। तो बात करें कि जो पहले वर्ग के यानी कि जो सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा निवेश करते हैं इनको नुकसान होता है, और जो दूसरे वर्ग के हैं जो संयुक्त कंपनियों में निवेश करते हैं इनको फायदा होता है मुद्रास्फीति का। अगला है निश्चित आय वर्ग वाले। जैसे आप देखिए जो टीचर्स हो गए जिनकी सैलरी फिक्स है उसके बारे में बात की जा रही है। अब जिनकी सैलरी फिक्स है तो 50,000 रुपए इनको महीना मिलना है, अभी इनकी फिक्स है, लेकिन जो सामान की कीमत हो तो बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। उसके अलावा जो ऋण देता है उसको मुद्रास्फीति का नुकसान होता है और जो ऋण लेता है उसको मुद्रास्फीति का लाभ होता है। अब ये कैसे मुमकिन है, देखिए ऐसे मुमकिन, मान लीजिए किसी ने 100 रुपए उधार दिए थे, ठीक है, आज 100 रुपए में हमें कोई चीज है वो 2 चीज मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में आप सभी को पता है कि मुद्रास्फीति बनी रहेगी अगर, परंतु आने वाले समय में अगर मुद्रास्फीति बनी रहती तो 100 रुपए का एक सामान ही मिलेगा, तो इसके पैसे की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन इसको जो मिल रहा है वो कम पैसा मिल रहा है। यानी कि जिसने उधार दिया था उसको जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू पहले की तुलना में कम हो चुकी है, और जो ऋण लेता है उसका लाभ होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो ऋण लेता है उसका फायदा होता है और जो ऋण देता है मुद्रास्फीति के कारण उसका नुकसान होता है, मुद्रास्फीति का उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि किसानों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनकी कीमतें बढ़ेंगी, उनके सामान की कीमतें बढ़ेंगी, तो किसानों के लिए तो अच्छी बात है। इस तरीके से बात करिए बचत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बचत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इसका बचत पर, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है, इससे बचत की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी ओर मुद्रास्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और लोग बचत करना नहीं चाहेंगे। देखिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए पहले हम 50,000 कमाते थे, ठीक है, इसमें से 40,000 रुपए खर्चा कर देते थे और 10,000 रुपए हम सेविंग कर लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो जो 40,000 रुपए में हमें सामान मिलता था अब उतना 40,000 में नहीं मिलेगा,
50,000 में मिलेगा, 55,000 में मिलेगा, 45,000 में मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारी बचत कम हो जाएगी, तो बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा भुगतान संतुलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बात की जा रही है कि जो निर्यात है वो महंगा हो जाएगा और जो आयात है वो सस्ता हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आयात सस्ता हो जाए तो हम आयात करेंगे, निर्यात महंगा हो जाए तो निर्यात होगा ही नहीं हमारा, तो इसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा भुगतान संतुलन पर। उसके अलावा करों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो बात की जा रही है कि मुद्रास्फीति के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि होती है। सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिए नए नए कर लगाना शुरू कर देती है तथा पुराने करों में वृद्धि कर देती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण करों के भार में वृद्धि होती है, यानी मिला जुला करके किसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है? इम्पैक्ट आ रहा है आम आदमी के ऊपर, क्योंकि टैक्स इन्हीं से लिया जाएगा, सरकार अपने घर से तो टैक्स देगी नहीं। अगर हमें देखें कि उत्पादकों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सिंपल सी बात है कि जो उत्पादन कर रहे हैं वस्तुओं का, अब उनकी वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इनके लिए तो अनुकूल स्थिति बन जाएगी कि मेरी जो वस्तुएं उसकी कीमतें और बढ़ रही हैं और अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति चल रही है तो इसको रोका कैसे जाए, इसके नियंत्रण के उपाय क्या है? तो सरकार ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु कई उपाय किए हैं, जैसे कि अनिवार्य वस्तुओं खासकर दालों के मूल्य में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु बजट में मूल्य स्थिरता कोष में बढ़ा हुआ आवंटन किया है। बाजार में समुचित दखल हेतु 20 लाख टन दालों का ऑफर स्टॉक रखने का अनुमोदन किया है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दालों, प्याज, खाद्य तेलों और खाद्य तेल के बीजों हेतु स्टॉक सीमा लागू करने के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकृत करना। उत्पादन को प्रोत्साहित कर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु ताकि मूल्यों में सुधार हो। उसके अलावा उच्चतर मूल्य की घोषणा। उसके अलावा आप देखें जैसे निर्यात प्रतिबंध लगाया जा रहा है, निर्यात पर शुल्क बढ़ा दिया जा रहा है ताकि क्या हो सके, यहाँ पर निर्यात ना हो और अपने देश में रहे, जिससे कि कीमतें इनकी कम हो जाए। तो ये सारे कदम उठाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित एक विधेयक रखा गया। उस विधेयक का नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक। तो अभी जब ये पास हो जाएगा उसके बारे में तब हम पूरे डिटेल्स में जान लेंगे। वैसे फिलहाल हम इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ये ले लेते हैं कि अभी तक कैसे कैसे मुद्दा चला है, क्या क्या रहा है और इस विधेयक में क्या था। और जब यहाँ से कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा तो एक बार हम इसको और कवर कर लेंगे। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि अभी तक का कैसा मुद्दा चला है, क्या क्या रहा है, ये सारी चीजें हम जानते हैं इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं वुमेन रिजर्वेशन के बारे में। अब ये आर्टिकल चर्चा में क्यों, इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस सत्र में इसके बारे में चर्चा होने वाली है। तो चर्चा होने के बाद भी एक बार हम इसके बारे में देख लेंगे। अगर कोई विधेयक आता है, कोई बिल आता है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन पहले आज हम जान लेते हैं इसके बारे में कि जो वुमेन रिजर्वेशन है, महिला आरक्षण, इसका मुद्दा क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसके पक्ष में क्या तर्क है, इसके विपक्ष में क्या तर्क है, ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल में जानने वाले हैं। तो इसमें पहली हेडिंग है भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण की पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो बात की जा रही है कि ये जो मुद्दा है ये अभी वर्तमान का मुद्दा नहीं है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामने आ चुका था। यानी जब हम अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे ना, तभी से मुद्दा सामने आया है, तभी से ये मुद्दा चल रहा है। 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में 3 महिला निकायों, कौन कौन से, तो नेताओं जैसे बेगम शाहनवाज हो गई और सरोजनी नायडू द्वारा नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त रूप से जारी आधिकारिक ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में वर्ष 1988 में सिफारिश की गई थी कि महिलाओं को पंचायत स्तर से लेकर के संसद के स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। यानी ग्राउंड लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक जो भी हो, जहां तक भी संभव हो वहां तक इनको आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि इनकी सीटें सुरक्षित रह सके, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। क्योंकि आप देखिएगा लगभग 50% जनसंख्या भारत की महिलाएं, तो 50% जनसंख्या को पीछे छोड़ करके, इनको साथ ना लेकर के हम कैसे कह सकते हैं कि कोई देश विश्व गुरु बन जाएगा या कोई देश तरक्की कर सकता है, कोई भी देश वो दुनिया का। बात की जा रही है कि इन सिफारिशों ने ही संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के ऐतिहासिक अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त किया था, जो सभी राज्य सरकारों को क्रमशः पंचायती राज संस्थानों एवं इसके हर स्तर पर अध्यक्ष पदों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु कम से कम कितना, तो 1/3 सीटें आरक्षित करने का आदेश देती है। जबकि राज्यों को छोड़ दी गई कि अगर ये आरक्षण बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं। जैसे बिहार में ये आरक्षण 50% है और इन सीटों में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। देखिए यहाँ पे कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल। यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, 50% है। कहाँ पे बात करें तो स्थानीय निकायों में बात की जा रही है, ना कि विधानसभाओं में। तो ये चीज ध्यान रखें कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है इन राज्यों में। कम से कम इनमें से 2-3 का नाम आप याद रख लीजिएगा ताकि अगर कहीं आंसर राइटिंग होता है, इससे होता है, तो वहां पे इसको इंक्लूड किया जा सके। अब ये विधेयक है क्या जो महिला को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहा है, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है इसके बारे में देखते हैं हम। तो बात करें कि जो लोकसभा है और जो राज्य विधानसभा है, इसमें महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित करने की बात कही जा रही है।
और देखिए हमारे देश की कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पे स्त्रियों को देवी माना जाता हो, वहां पे 1988 से ये मुद्दा चल रहा है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए 33%, और इस पर आज तक भी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि वर्तमान सरकार का जैसा रिकॉर्ड रहा है, इनको देख के लगता है कि ये मुद्दा पास करा ले जाएंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार ने जितने भी बिल रखे हैं उसको चाहे अच्छे से चाहे खराब से उसको पास कराया ही कराया, और ये सरकार जो बहुमत में है तो आसानी से चाहे तो पास करवा सकती है इस बिल को। अगला बिंदु, आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमिक रूप से आवंटित किया जा सकता है। यानी कि एक ही राज्य के जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें क्रमिक रूप से कभी यहाँ पे कभी वहां पे कभी यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य के और एक ही क्षेत्र में पर्टिकुलर एक क्षेत्र में ही बार बार ये सीट महिला के लिए आरक्षित की जाए। मान लीजिए अगर कोई एक राज्य है ए नाम का और यहाँ पे 10 निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं, तो बारी बारी से इन 10 क्षेत्रों को मिलाकर के कवर किया जाए और 33% का आरक्षण लागू किया जाए महिलाओं के लिए। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। उसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि जो SC ST के लिए किया गया था आरक्षण का प्रावधान, तो इसको भी कहा गया था कि कुछ समय के लिए रहेगा, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन वर्तमान में अभी भी तक ये चल ही रहा है, क्योंकि इसको बार बार बढ़ा दिया जाता है। तो इसके साथ भी समस्या हो सकती है कि अभी तो कहा जा रहा है कि 15 वर्ष तक के लिए रहेगा, फिर धीरे धीरे जब इनका इंक्लूजन हो जाएगा, महिलाओं का भी समावेशन हो जाएगा इस प्रक्रिया में, तो हम इस आरक्षण को समाप्त कर देंगे, 15 वर्ष बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये तो ये विधेयक के बारे में बात थी, जो विधेयक में प्रावधान रखे गए हैं। महिलाओं को आरक्षण देने की आवश्यकता क्या है, हम क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, उसके पीछे की वजह क्या है। और यहीं पे आप लिख सकते हैं कि पक्ष में तर्क, क्योंकि जाहिर सी बात है आवश्यकता क्या है, तो यही तो बात होगी ना, पक्ष में तर्क क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको क्यों लगता है कि आप महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो वही बात होगी कि इसकी आवश्यकता क्या है, तो पक्ष में तर्क क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत राजनीतिक अधिकारिता, संसद में महिलाओं का प्रतिशत और मंत्री पद आयाम में 146 में से 48वें स्थान पर है। इस रैंक के बावजूद भारत का स्कोर 0.267 है, जो कि काफी कम है। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले कुछ देशों का स्कोर कहीं बेहतर है। उदाहरण के लिए आइसलैंड हो गया, जिसका स्कोर 0.874 है और ये इस स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। उसके अलावा बांग्लादेश, जिसका स्कोर 0.546 है और ये इस स्कोर के साथ 9वें स्थान पर है। यानी बांग्लादेश में भी हमसे ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो राजनीति में पार्टिसिपेट करती हैं। भारत से भी ज्यादा ऐसी महिलाएं बांग्लादेश में पाई जाती हैं जो राजनीति में पार्टिसिपेट करती हैं। अगला बिंदु है महिलाओं का आत्म प्रतिनिधित्व और आत्मनिर्णय का अधिकार। देखिए एक स्टेटमेंट कही जाती है कि संवेदना और संवेदना में बहुत फर्क होता है। संवेदना से क्या मतलब है, संवेदना से मतलब ये है कि किसी और का दुख देख के हम ये कहें कि हम समझ सकते हैं कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है। और संवेदना का क्या मतलब है, संवेदना का मतलब है कि हम खुद उस दुख से गुजर चुके हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको जो दर्द होता है ना, उस दर्द को पुरुष कभी फील नहीं कर सकता। उस दर्द की तीव्रता हो सकता है कि फील कर ली जाए मशीन के द्वारा, लेकिन जो उस दर्द के समय इरिटेशन होती है, जितना दर्द होता है, जैसे कंडीशन बनती है, वो चीज कभी भी हम फील नहीं कर सकते, पुरुष कभी भी फील नहीं कर सकते। तो इसी को स्वयं वेदना कहा जाता है। और जो दूसरों को देख करके मन में आता है यार बेचारे के साथ इतना गलत हो रहा है, कितना दुख में है, भगवान इसको ठीक कर दे, तो ये चीज होती है स्वयं संवेदना, वो चीज होती है। और स्वयं वेदना क्या होती है, जो हमारे खुद के ऊपर बीतती है, उसको स्वयं वेदना कहा जाता है। तो वही बताया इस पॉइंट में कि महिलाओं के बारे में क्या समस्याएं हैं, क्या कदम उठाया जाना चाहिए। कोई महिला होगी तो ज्यादा बेहतर बता पाएगी, पुरुष तो बस कह सकते हैं। अगला बिंदु, विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों ने गांवों में समाज के विकास और समग्र भलाई के लिए सराहनीय काम किया है तथा उनमें से कई निस्संदेह बड़े पैमाने पर काम करना चाहेंगे। हालांकि वे भारत की राजनीतिक संरचना में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। अब महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ जो विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहिए। इसके पीछे के क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, महिलाएं कोई सजातीय समुदाय नहीं है, जैसे कि कोई जाति समूह, इसलिए महिलाओं के लिए जाति आधारित आरक्षण हेतु जो तर्क दिए गए हैं वो उचित नहीं है। यानी यहाँ पे ये पॉइंट बताया जा रहा है कि जो महिला है वो एक समुदाय है, जाति नहीं है कि जाति के आधार पर इनको भी आरक्षण दे दिया जाए। जैसे पुरुष है वैसे महिला है, तो इनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ये तर्क दिया जा रहा है। अगला बिंदु, महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जाता है। वे दावा करते हैं कि ऐसा करने से संविधान की समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा। यदि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो उनका तर्क है कि महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आ सकती है। जैसे आप देखेंगे अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि लिंग, धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उसी की यहाँ पे दुहाई दी जा रही है कि इसके तहत जो संविधान गारंटी देता है समानता की, उसका उल्लंघन हो सकता है। उसके अलावा ये भी तर्क दिया जा रहा है कि अगर महिलाओं को हम आरक्षण देते हैं तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर ये आरक्षण वाली सीट से जीत के आती है तो उनको लेकर के एक विशेष नजरिया बना रहेगा
कि अरे यार ये तो आरक्षण वाली सीट से जीत गया, इसके क्या बात करना है, यहाँ पे पुरुष तो कोई था नहीं, कोई और कैंडिडेट होता ना तो इसको हरा देता, इनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, इसीलिए आरक्षण वाली सीट से जीत गए। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। अगर हम देखें भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना रहा है, कैसे रहा है, तो स्वतंत्रता के पहले से क्या बात रही है और स्वतंत्रता के बाद क्या हालत रही है, वो दोनों चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता से पहले क्या हालत थी महिलाओं की भारतीय राजनीति में। इसमें पहला पॉइंट है, पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों और मानसिकता ने ऐतिहासिक रूप से भारत में महिलाओं को हाशिए पर रखने और उनका शोषण करने की अनुमति दी है। अगला बिंदु है सामाजिक सुधारों की शुरुआत और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी। तो महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावशाली योगदान दिया है। जैसे कि बात किया कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 से 8 तक चला था, इसी के साथ शुरुआत था इनका महिलाओं की भागीदारी, जिसमें राजनीतिक प्रदर्शनों का आयोजन हुआ था, संसाधन जुटाना था एवं आंदोलनों में नेतृत्व की स्थिति भी संभाली थी महिलाओं ने। अगर आजादी के बाद हम देखते हैं ये स्थिति कैसी रही, तो भारत के संविधान में निर्धारित किया गया कि सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पुरुषों एवं महिलाओं के साथ समान व्यवहार करेंगे, अनुच्छेद 15 के तहत। वर्तमान में भारतीय संसद की लगभग 14.4% सदस्य महिलाएं हैं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। हालांकि अंतर संसदीय संघ के अनुसार भारत के निम्न सदन में नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत कम है। निम्न सदन से क्या मतलब है, तो लोकसभा की बात की जा रही है, यानी कि अगर हम नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे निम्न सदन जो है, यहाँ पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारत से भी ज्यादा है। अगला बिंदु, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2021 में महिला प्रतिनिधि संसद के कुल सदस्यों का 10.5% है। भारत में सभी राज्य विधानसभाओं में महिला सदस्यों यानी कि एमएलए के बारे में बात की जा रही है, के लिए परिदृश्य और भी बदतर है, जिसका राष्ट्रीय औसत 9% है। यानी लोकसभा के लिए तो फिर भी 10% है, 10.5% है, लेकिन जो यहाँ पे विधानसभा की बात आती है तो यहाँ पे 9% है, और भी खराब हालत है। आजादी के पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% भी नहीं बढ़ा है। यहाँ पे बात करें भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मूल्यांकन है, तो मानदंड क्या क्या है, तो मतदाता के रूप में महिलाएं, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में लगभग उतनी ही महिलाओं ने मतदान किया। यह राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसे क्वाइट रिवोल्यूशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट कहा गया है। इस बढ़ती भागीदारी के विशेषकर वर्ष 1990 के दशक के दौरान से कई कारण रहे हैं। देखिए, इस तरीके का अगर कोई आपको स्टेटमेंट मिलता है तो उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, या फिर कम से कम याद रखना चाहिए। इसको हम अपने आंसर राइटिंग में, एस्से में, इन जगहों पे यूज कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पे बात करें क्वाइट रिवोल्यूशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, इसके ऊपर बहुत पहले एक आर्टिकल भी आया था हिंदू में, आज से कई साल पहले मतलब ये 10 साल पहले नहीं, 1-2 साल पहले आया था इसके ऊपर आर्टिकल। और यहाँ पे ये बात इसके बारे में की जाती है कि जो महिला है, महिला मताधिकार जो रखती हैं, जिनके पास वोटिंग का अधिकार है, ऐसी महिलाएं, और ये क्या कर रही है, सशक्त हो रही है, वोट देने जा रही है, भागीदारी बन रही है, तो इसी को क्वाइट रिवोल्यूशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट कहा गया था। लेकिन अगर हम उम्मीदवार के रूप में महिलाओं के बारे में बात करें तो सामान्यतः संसदीय चुनाव में महिला उम्मीदवारों का अनुपात समय के साथ बढ़ा है, लेकिन पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में यह कम रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले 8,049 उम्मीदवारों में से 9% से भी कम महिलाएं थी। अगर हम 8,049 का 9% निकालते हैं तो लगभग 724 या 725 के आसपास आएगा। तो इतने ही महिलाएं उम्मीदवार थी इसमें से, यानी 8,000 में से 1,000 भी महिला उम्मीदवार नहीं शामिल हुई थी 2019 वाले लोकसभा चुनाव में। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्थिति है। अब भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक स्थिति जो है, राजनीतिक भागीदारी जो है, इसमें इनकी स्थिति बेहतर कैसे हो सके, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके बारे में बात की जाए तो भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनेक वर्षों से चर्चा का विषय रहा है और इसमें कुछ प्रगति भी हुई है, किंतु अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना शेष है। भारतीय राजनीति में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व हेतु कुछ तरीके इस प्रकार है। बात करें कि सीटों का आरक्षण किया जा सकता है इनके लिए, तो स्थानीय निकायों और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने का एक सफल तरीका रहा है। महिलाओं के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु एसी और अधिक आरक्षण नीतियां लागू की जा सकती हैं। यानी यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जैसे देखिएगा पंचायती राज स्तर पर इनको लागू किया गया, आरक्षण लागू किया गया महिलाओं के लिए, तो ऐसी ही नीतियों को हम लोकसभा के स्तर पर और राज्य विधानसभा के स्तर पर लागू कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसी और अधिक नीतियों को हम लागू कर सकते हैं। अगला बिंदु कि इनको जागरूक किया जाए, इनको शिक्षित किया जाए इसके बारे में, यानी महिलाओं की भी जागरूकता फैलाया जाए कि वो भी आए राजनीति में, वो भी कुछ काम करें, उनको भी अपने अधिकार मिले, वो भी महिला अधिकारों के लिए लड़ें। इसके बारे में उनको जागरूकता फैलाया जाए और उनको शिक्षित भी किया जाए इसके बारे में। और ये कैसे हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए अभियान भी चलाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें कही जा रही है। उसके अलावा बात की जा रही है कि लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। जैसे आज के समय में शायद कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा होगा कि महिलाओं का उत्पीड़न होता है इस पॉलिटिकल पार्टी में, या
उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। मतलब ये जो यौन उत्पीड़न वाली कंडीशन है शायद हर जगह हो गई है। मतलब इतनी घिनौनी चीजें हो गई है कि पॉलिटिकल पार्टी में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो ये चीज इसको झेलनी पड़ेगी। महिलाओं के साथ तो सबसे बड़ी समस्या ये है, इसलिए आधे से ज्यादा महिला तो इसमें आना ही नहीं चाहती। और जो 2-4 महिलाएं आना भी चाहते तो उनके घर वाले रोक देते हैं, उनके हस्बैंड रोक देते हैं, कि उनको पता है कि इनका शोषण होगा, इनका यौन उत्पीड़न किया जाएगा, इनको मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा। तो जब तक हम इनको रोकने के लिए कदम नहीं उठाते तब तक महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी। तो इनको रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उसके अलावा बात करें कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार भी किया जा सकता है इसके लिए, जैसे अधिक महिलाओं का चयन सुनिश्चित करने हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अधिक मान मतदान प्रणाली को लागू करने जैसे सुधार राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दे सकते हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के उपाय सीमित हैं। दीर्घकालिक प्रभाव के लिए कई चुनौतियों से निपटने हेतु एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। यानी हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन नहीं अवेलेबल है जिसके माध्यम से हम राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। कुछ लिमिटेड ही ऑप्शन, जैसे अब देखिए क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती तो हम लाके बैठाएंगे नहीं। आरक्षण दे भी रहे हैं तो चलिए ठीक है, आरक्षण का लाभ उठाइए, लेकिन 1988 से ये मुद्दा चला आरक्षण का, और पुरुषवादी सोच ने, पुरुषवादी समाज ने आज तक इसको लागू ही नहीं किया। राजीव गांधी के टाइम से ये मुद्दा चला रहा है, तब से ना जाने कितने प्राइम मिनिस्टर बने, आए गए, कितनी पार्टियां टूटी बनी, कितने विधायक इधर उधर हुए, कितने एमपी एमएलए इधर उधर हुए, लेकिन अभी तक ये मुद्दा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। कई बार तो इसका विरोध जो है लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह ने किया था। आप सोचिए कि कितने बड़े नेता होकर के ये लोग इसका विरोध कर दिए थे, महिलाओं का जो आरक्षण मिलने वाला उसका। उसके अलावा अगर हमें सच में इसके लिए काम करना तो सबसे पहले तो यही जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको सबसे पहले समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि यौन उत्पीड़न के डर के नाते आधे से अधिक महिला तो इस क्षेत्र में आने नहीं चाहती, और जो 2-4 आना भी चाहते तो उनके घर वाले नहीं आने देते। तो यहाँ पे हमें इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उसके अलावा महिलाओं को जागरूक भी किया जा सकता है, उसके बारे में अभियान चलाए जा सकते हैं। पुरुषों को इसके लिए, बल्कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को जागरूक और शिक्षित करने की आवश्यकता है। मेरा स्टेटमेंट थोड़ा सा आप लोग को ऑकवर्ड लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन सच तो एक देखिए, महिलाओं का क्या है, अगर उनको चांस दिया जाए तो किस क्षेत्र में नहीं जा सकती हैं। आज महिलाएं दुनिया के हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र आप उठा के देख लीजिए, और ना सिर्फ वहां पे हैं बल्कि अच्छे से अच्छी पोस्ट पे हैं, टॉप पोजीशन पे हैं। लेकिन पुरुषों को सामान्यतः ये हजम नहीं होता है। अब बताइए 1988 से मुद्दा चला रहा है, लेकिन पुरुषवादी समाज इसको पास ही नहीं कर रहा है। अगर उनको पास कर देते तो कुछ नहीं, कम से कम 33% महिला तो आती ना हमारे संसद में, हमारे लोकसभा में, हमारे राज्य विधानसभाओं में, तो कुछ तो काम होता। जहां आज 0% है, 9% है, ये बढ़कर के 33% होता, कुछ तो काम होता है इस क्षेत्र में। तो एक अभियान, मेरा तो यही मानना है कि एक अभियान इसलिए भी चलाया जाना चाहिए ताकि पुरुषों को जागरूक किया जा सके, उनको भी शिक्षित किया जा सके कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने में कोई बुराई नहीं है, उनको साथ लेकर के चलने में ही भलाई है। हमें विश्वगुरु बनना है, हमें दुनिया के स्तर पर टॉप लेवल पे जाना है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी 50% आबादी है हम उसको छोड़ के नहीं चल सकते हैं। और किसी भी समाज के लिए जहाँ जब महिलाओं की इज्जत नहीं होती ना, जिस समाज में जब महिलाओं का अधिकार नहीं दिया जाता तो समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डिटेल्स में देख लिया। शायद कोई पहलू होगा जो छूटा होगा, अगर आप लोग को फिर भी लगता है कि कोई पहलू छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक रह गया था इस तरीके से, या यहाँ पे ये पहलू छूट गया, ये पॉइंट छूट गया है। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। उसके अलावा ये मेल आईडी, अगर आपको कोई ऐसी बात कहनी जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं कह सकते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो ईमेल आईडी पे भी ईमेल कर सकते हैं। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो।